हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कक्षा 9th में एडमिशन के लिए उत्कृष्ट और मॉडल विद्यालय की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। तो अभी हमारा इन्वायरमेंट सब्जेक्ट चल रहा है। इससे पहले भी हमने साइंस की क्लास ली थी और हमारी साइंस की लगभग 5 क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमारा इन्वायरमेंट सब्जेक्ट चल रहा है और इन्वायरमेंट की हमारी अभी फिफ्थ क्लास है आज। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी 4 क्लासेस भी इन्वायरमेंट की पहले हो चुकी है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। यदि आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, दोनों ही स्टूडेंट ये वीडियो देख सकते हैं। दोनों के लिए ही यह लाभकारी है क्योंकि हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी इन्वायरमेंट की 5th क्लास। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फियर इज। मतलब क्या पूछा है, नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा है किसका, एटमोस्फियर में। ठीक है, वायुमंडल, क्या वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है ना, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फियर इज, मतलब वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है। ए ऑप्शन है 21%, बी 78%, सी 26% और डी 75%। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना परसेंट है, 78%। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोस्फियर इज 78%। देख लेते हैं कुछ और भी चीजें, देख लेते हैं यहां से स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन का कितना परसेंट है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है इन एटमोस्फेयर में, 78%। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना परसेंट है एटमोस्फेयर में, 78%। ऑक्सीजन का एटमोस्फेयर में कितना प्रतिशत है, 21%। ये आपको याद रखना। आर्गन कितना परसेंट है एटमोस्फेयर में, 0.93%। ठीक है स्टूडेंट्स, और CO2 का एटमोस्फेयर में कितना परसेंट है, 0.03% है। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का कितना परसेंट है, 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट है एटमॉस्फेयर में, 21%। ऑर्गन कितना है, 0.93%। और CO2 कितना है, 0.03%। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नॉर्मली रेन वाटर इज स्लाइटली। तो सामान्य बारिश का पानी, रेन वाटर कैसा रहता है, स्लाइटली कैसा रहता है, प्योर रहता है, एसिडिक रहता है, टॉक्सिक रहता है कि ऑक्सीडाइज रहता है। मतलब कि शुद्ध रहता है, प्योर रहता है, अम्लीय रहता है, विषैला रहता है कि ऑक्सिक रहता है। तो कैसा रहता है, रेन वाटर एसिडिक रहता है। रेन वाटर कैसा रहता है, अम्लीय रहता है। स्लाइटली कैसा रहता है, रेन वाटर अम्लीय रहता है। कैसा रहता है रेन वाटर, अम्लीय यानी कि एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक रहता है। देखो रेन वाटर कैसा रहता है, स्लाइटली एसिडिक रहता है। स्लाइटली कैसा रहता है, एसिडिक रहता है यानी कि अम्लीय रहता है। ठीक है, इसका पीएच कितना रहता है, रेन वाटर का पीएच अबाउट 5.6। ये पीएच रहता है, ये पीएच रहता है। जैसा कि कैसा रहता है, अम्लीय रहता है, स्लाइटली एसिडिक रहता है। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक रहता है। ठीक है, पीएच कितना रहता है इसका, 5.6 रहता है। ठीक है, तो ये स्लाइटली एसिडिक क्यों रहता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये रेन वाटर, देखो स्लाइटली एसिडिक क्यों रहता है, CO2 गैस की वजह से। किसके कारण रहता है ये, स्लाइटली गैस CO2 गैस की वजह से। ठीक है, क्या होता है, ये CO2 को ऑब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से। CO2 को क्या कर लेता है, बिकॉज ऑफ CO2 आया समझ में। रेन वाटर कैसा रहता है, स्लाइटली एसिडिक रहता है, पीएच रहता है 5.6 रहता है। क्यों रहता है स्लाइटली से, बिकॉज ऑफ CO2। ये क्या कर लेती है, अब्सॉर्ब, CO2 को अब्सॉर्ब कर लेगी एटमॉस्फेयर से। CO2 को अब्सॉर्ब कर लेगी एटमॉस्फेयर से, अब्सॉर्ब कर लिया किससे, एटमॉस्फेयर से, और क्या बना देगी, H2CO3, वीक कार्बोनिक एसिड। इसके कारण इसका पीएच कैसा रहता है, इसके कारण ये क्या रहता है, रेन वाटर स्लाइटली एसिड। ठीक है, इसी का कारण ये स्लाइटली एसिडिक रहता है। ठीक है, आया समझ में। आपसे पूछ ले एग्जाम में, रेन वाटर का पीएच 5.6 के स्लाइटली एसिडिक रहता है, क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ CO2, है ना।
बिकॉज ऑफ CO2। CO2 ऑब्जॉर्व कर लेता है, वाटर से रिएक्शन करके भी कार्बोनिक एसिड बनाता है। क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ CO2। ये बात आपको याद रखना है। देखो पीएच अगर 7 से ज्यादा रहता है तो कैसा रहेगा? 7 से ज्यादा तो बेसिक और 7 से कम तो एसिडिक। ठीक है, यानी एसिडिक यानी कि अम्ली। 7 से कम पीएच रहता तो अम्ली एसिडिक, और 7 से ज्यादा रहता तो क्या रहता है? क्षारी यानी कि बेसिक। ठीक है, ये बात आपको कुछ बातें ध्यान रखनी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघ परियोजना को कब लॉन्च की गई, कब शुरू की गई? ठीक है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? कह सकते हैं टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर परियोजना या बाघ परियोजना कब शुरू की गई? कब शुरू की गई? कब शुरू की गई? तो क्या आंसर आएगा हमारा? 1973, 1974, 1975 की 1976? तो हमारा आंसर आएगा 1973। 1973 टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? 1973 में। बाघ परियोजना, बाघ परियोजना कब शुरू की? 1973 में। ठीक है, 1973 में। एक दो बात और आपको याद रखनी है। 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस मनाया जाता, मतलब कि वर्ल्ड टाइगर डे। वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। ठीक है, टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? एमपी को। टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? एमपी को ही क्या कहते हैं? हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है, इसलिए एमपी को ही टाइगर स्टेट भी कहते हैं। किस राज्य को, किस स्टेट को टाइगर स्टेट कहते हैं? तो एमपी को। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री? पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, मतलब कि निम्नलिखित में से किससे हमें हमारे देश की जनसंख्या के बारे में जानकारी मिलती है ना? किसके माध्यम से हमें हमारे देश की जनसंख्या के बारे में जानकारी मिलती है? ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा समझ में। तो कुछ हमारे ऑप्शन दिए है ना, किसके द्वारा हमें हमारे देश की जनसंख्या के बारे में जानकारी मिलती है? तो कुछ ऑप्शन दिए। टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक। ठीक है, पाठ्य पुस्तक। एक सर्वे यानी कि सर्वेक्षण, किसी भी चीज को लेके करना, सर्वे करना, सर्वेक्षण करना। सर्वे करते हैं ना अपन किसी भी चीज को लेके, तो वो सर्वेक्षण हो गया। सेंसस यानी कि जनगणना, जनगणना। जियोलॉजिकल सर्वे यानी कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। तो हमको हमारे देश की जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में किसके द्वारा जानकारी मिलती है हमको स्टूडेंट्स? टेक्स्ट बुक, सर्वे, सेंसस, जियोलॉजिकल सर्वे। किसके माध्यम से मिलती है? हमको मिलती है सेंसस के माध्यम से हमको हमारे देश की जनसंख्या के बारे में जानकारी मिलती है। किसके माध्यम से मिलती है? सेंसस के माध्यम से। सेंसस, जनगणना के माध्यम से हमको क्या मिलती है? पॉपुलेशन की, हमारे देश की पॉपुलेशन के बारे में जानकारी मिलती है। जनगणना में क्या करते हैं? मतलब कि हमारे देश में जनसंख्या गिनते हैं, कितने जनसंख्या रह रही है, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं ना, सर्वे करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं और उसका संकलन करते हैं। यही जनगणना में हम करते हैं। ठीक है, अब जनगणना की बात करें तो क्या याद रखना आपको? फर्स्ट सेंसस, फर्स्ट सेंसस मतलब पहली जनगणना। भारत में पहली जनगणना, पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 है ना। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस है, कंप्लीट पहली पूर्ण जनगणना, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। पहली पूर्ण जनगणना कब हुई?
पहली पूर्ण जनगणना कब? 1881। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना, स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद पहली जनगणना कब हुई? आजादी के बाद 1951 में। ठीक है। कंडक्टेड एवरी 10 ईयर, 10 ईयर मतलब हर 10 साल में, हर 10 साल में होती है। तो ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है। हमको पॉपुलेशन की जानकारी किसके माध्यम से मिलती है? जनगणना के माध्यम से। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, 1872 में। पहली पूर्ण जनगणना, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुई थी 1881 में। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में हुआ था। कंडक्टेड मतलब कि हर कितने साल में होती है? हर 10 साल में होती है। कब होती है? हर 10 साल में जनगणना होती है। ठीक है। यहां से ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज, मतलब कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ना? प्रथम, फर्स्ट ने प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कुछ ऑप्शन दिए हैं। मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान, एक ऑप्शन दिया हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, एक ऑप्शन दिया है कान्हा, और एक दिया है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। तो हमारा आंसर क्या आएगा? फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है स्टूडेंट? जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना। फर्स्ट नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अब याद रखना जिम कॉर्बेट तो है, लेकिन कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। यह बात आपको अच्छे से याद रखनी है ना। पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। बिगेस्ट नेशनल पार्क, बिगेस्ट नेशनल पार्क क्या याद रखना आपको? सबसे बड़ा, मतलब कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है? लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में। ठीक है स्टूडेंट। अब बड़ा है तो सबसे छोटा भी याद रखना है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कहां पर है? ये साउथ बटन में। कहां पर है? साउथ बटन में। साउथ बटन कहां है? कहां पर है साउथ बटन? अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप में। ठीक है। एक और चीज याद रख लो, हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क कहां पे? हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क कहां पर है? एमपी में। कहां पे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, मतलब कहां पर? एमपी में। तो कुछ ये बातें याद रखनी है आपको। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। कहां पर है? लद्दाख में। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन। कहां पे? अंडमान निकोबार द्वीप में। ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पे? कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश, हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी occurred due to which chemical reaction, which chemical reaction? ठीक है स्टूडेंट।
ए। ऑप्शन दिए है मिथाइल आइसोसाइनेट, बी ऑप्शन दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन दिया है CO2 और डी ऑप्शन दिया NH3 अमोनिया। ये कुछ ऑप्शंस हमको दे रखे हैं, ठीक है स्टूडेंट। भोपाल गैस त्रासदी, क्या क्वेश्चन है? भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी किस रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण, है ना, किस रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण हुई? तो किसके कारण हुई? एक ऑप्शन दिया है MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, बी ऑप्शन दिया CO मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन दिया सी ऑप्शन दिया CO2 ने कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डी ऑप्शन दिया NH3 ने कि अमोनिया। तो किसके कारण होती है? मिथाइल आइसोसाइनेट किसके कारण, ठीक है। मतलब देखो भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी नाम से पता चल रहा है कहां पे हुई है? भोपाल में हुई है। कब हुई है? 2-3 दिसंबर 1984। कब हुई थी? 2-3 दिसंबर 1984 में हुई थी, ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या हुआ था? कौन सी गैस लीक हुई थी? MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, आइसोसाइनेट मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के लीक होने, गैस लीक्ड हुई थी, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव होने के कारण, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव होने के कारण, ठीक है स्टूडेंट्स। मिथाइल आइसोसाइनेट के क्या हुआ था? रिसाव हुई, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट का क्या हुआ? इसमें रिसाव हुआ। तो मिथाइल आइसोसाइनेट क्या है? ये कीटनाशक बनाया जाता है। इससे क्या बनाया जाता है? कीटनाशक बनाने वाला एक अत्यंत विषैला रसायन है, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुई, ठीक है। ये क्या कीटनाशक बना, इससे क्या बनाया जाता है? कीटनाशक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कीटनाशक बनाया जाता है इसी गैस। तो ये क्या रहती है? बहुत ही जहरीली रहती है, ठीक है। क्या बात याद रखना है आपको? भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई? 2-3 दिसंबर 1984 को हुई, भोपाल में हुई थी। किस गैस लीक, कौन सी गैस के लीक्ड होने के कारण हुई थी? लीक्ड हुआ इस गैस का, इसका क्या हुआ? लीक्ड या रिसाव हुआ, है ना, इस गैस के लीक्ड या रिसाव होने के कारण ये हुई थी। ये बात याद रखनी है। ये क्या है? ये बहुत ही जहरीली ये रहती है। इसका उपयोग क्या करते हैं? कीटनाशक बनाने में इसका उपयोग करते हैं, कीटनाशक बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ये बहुत ही क्या रहती है? जहरीली रहती है। तो एक फैक्ट्री थी, कहां पे हुई थी? एक फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, भोपाल में फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ठीक है। इसमें एक टैंक में एक गैस भरी हुई थी। इसमें क्या होता है? एक टैंक में एक गैस भरी हुई थी, कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसमें क्या हो गया? गलती से क्या हो गया? पानी का से रिएक्शन हो गई, पानी से रिएक्शन हो गई, रिएक्शन नहीं होनी चाहिए थी, रिएक्शन हो गई। तो इसमें ऊर्जा से एनर्जी और क्या निकली? बहुत ही गर्मी निकली, और रिएक्शन हो गई तो बहुत ही गर्मी निकली, और क्या निकली? CO2 जहरीली गैस निकली। अब ये पूरी पैक एकदम से प्रेशर रिएक्शन बढ़ा और फट से ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण बहुत ही हानि हुई थी, बहुत ही पॉपुलेशन की। हमको उस समय वहां पे आसपास जहरीली गैस फंस गई तो बहुत ही आसपास पॉपुलेशन की भी हानि हुई थी, ठीक है। तो इसके कारण ये हुई थी। तो किस गैस के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण, रिसाव के कारण, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण ये हुई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे आपको समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है स्टूडेंट। हमारा क्या क्वेश्चन है? द लेयर ऑफ अर्थ on which living beings live
इज कॉल्ड। क्या क्वेश्चन है? लेयर ऑफ अर्थ ऑन विच लिविंग बीइंग्स लिव इज कॉल्ड। ए लिथोस्फीयर, बी हाइड्रोस्फीयर, सी एटमॉस्फेयर एंड डी बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर। तो देखो क्या क्वेश्चन है? लेयर ऑफ अन अर्थ विच लिविंग लिव, है ना। अर्थ की लेयर का नाम बताना, परत का नाम बताना जहां पर क्या लिविंग क्या रहते हैं, जहां लिविंग बींग्स सजीव रहते हैं। ठीक है, तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? एक लिथोस्फीयर, परत पूछिए जहां पर क्या पृथ्वी, पृथ्वी की परत का नाम बताएं जहां पर क्या लिविंग बींग्स यानी कि जीव रहते हैं, जहां पर जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, जहां पर जीव जंतु क्या करते हैं? रहते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक ऑप्शन दिया है लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, स्थल मंडल। एक ऑप्शन दिया हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। एक ऑप्शन एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, और एक ऑप्शन दिया है कि बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल, बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें स्टूडेंट? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल, जीवमंडल। जीवमंडल यानी कह सकते कि ऐसा हिस्सा, ऐसा हिस्सा जहां पर क्या मौजूद है? जीवन मौजूद है। हिस्सा क्या है? जहां जीवन मौजूद है, यहां जहां पर क्या है? जीवन मौजूद है। ऐसा हिस्सा जहां पर क्या है मौजूद है? जीवन मौजूद है। ठीक है, बायोस्फीयर क्या वह हिस्सा जहां पर क्या है? जीवन मौजूद है, जहां पर जीवन मौजूद है। इसमें कौन कौन शामिल है? सभी जीवित, इसमें सभी जीवित और उनके पर्यावरण शामिल है, और उनके पर्यावरण शामिल है। इसमें कौन कौन शामिल? सभी जीवित और उनके पर्यावरण शामिल होते हैं। जीवित यानी कि प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव, और पर्यावरण यानी कि एयर, वाटर, लैंड, ये सभी शामिल है। ठीक है, बायोस्फीयर किन चीजों से मिलकर बनता है? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर से ही मिलकर क्या बनता है? बायोस्फीयर, बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल। ठीक है, पृथ्वी का वह हिस्सा जहां पर जीवन मौजूद है, कहां मौजूद है? बायोस्फीयर। कहां मौजूद है? बायोस्फीयर। इसमें सभी जीव और उनके पर्यावरण शामिल है। जीव यानी कि प्लांट, एनिमल, सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स। तो ये किस किस से मिलकर बनता है? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर से ही मिलकर क्या बनता है हमारा? बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल, यानी कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल से ही मिलकर बनता है जीवमंडल। तो इस पृथ्वी की वो परत बदन जहां पर लिविंग रहते हैं, तो यहाँ कहां पे रहते हैं? बायोस्फीयर में लिविंग रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ डिग्रेडिंग ऑफ मटेरियल्स, डिग्रेडिंग ऑफ मटेरियल्स into fertilizers, into fertilizers is known as। कुछ ऑप्शन दिए हमको। ए हार्वेस्टिंग, बी ऑप्शन दिया थ्रेशिंग, थ्रेशिंग, सी ऑप्शन क्या दिया है? स्टेबलाइजेशन, स्टेबिलाइजेशन, स्टेबिलाइजेशन। एक ऑप्शन दिया कंपोजिटिंग, कंपोजिशन।
ये ऑप्शन हमको दिए। तो क्या क्वेश्चन दिया है, प्रोसेस ऑफ डिग्रेडिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू फर्टिलाइजर इज, मतलब क्या, पदार्थों का में बदल रहे हैं अपन उर्वरक उर्वरक। तो क्या क्वेश्चन है, पदार्थ को उर्वरक में बदलने की प्रक्रिया, उर्वरक में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ना, प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रोसेस डिग्रेडिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू फर्टिलाइजर इन नोन एज, मतलब पदार्थ को उर्वरक में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये ऑप्शन दिया हार्वेस्टिंग, क्या दिया ऑप्शन हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। एक ऑप्शन दिया थ्रेशिंग, एक ऑप्शन दिया स्टेबलाइजेशन स्थिरीकरण, एक ऑप्शन दिया है कंपोस्टिंग, क्या दिया कंपोस्टिंग, ठीक है, मतलब कि खाद बनाना। तो क्या कहते हैं उसको, पदार्थ को उर्वरक में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं कंपोस्टिंग, क्या कहते हैं कंपोस्टिंग यानी कि खाद बनाना, ठीक है, कंपोस्टिंग कहते हैं। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है क्वेश्चन, दिस इज caused by air pollution, disease caused by air pollution is, पहला ऑप्शन है निमोनिया, निमोनिया मलेरिया, दूसरा ऑप्शन है अस्थमा ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, एक ऑप्शन दे रखा है मलेरिया एड्स, एक ऑप्शन दिया इन्फ्लुएंजा रेबिस, इन्फ्लुएंजा रेबिस। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, दिस इज कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन इज, ठीक है, दिस इज कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन इज, मतलब वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, कुछ ऑप्शन दिए हमको, ए अस्थमा ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस यानी कि तपेदिक, बी लिया निमोनिया और मलेरिया, निमोनिया और मलेरिया, बी अस्थमा और टीबी, सी मलेरिया एड्स और डी इन्फ्लुएंजा रेबिस। अब एक एक करके ऑप्शन को अपन डील करते हैं। एक है पहला ऑप्शन दिया न्यूमोनिया और मलेरिया, ठीक है, न्यूमोनिया तो लंग इन्फेक्शन है मान सकते हैं, क्या मलेरिया होएगा क्या, मलेरिया एक मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। बी अस्थमा ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी है ना, तपेदिक, और अस्थमा यानी जिसमें सांस लेने में दिक्कत आती, हाँ ये जरूर दोनों ही लंग इन्फेक्शन है, तो ये हो सकता है शायद। सी दे रहे हैं क्या मलेरिया एड्स, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है, तो ये तो हो ही नहीं, ये भी नहीं है, और एड्स क्या है वायरल डिसीज है ना, हमने इसके बारे में साइंस में चर्चा की थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं डी इन्फ्लुएंजा और रेबिस, रेबिस का होता है, रेबिस भी वायरल डिसीज है, ठीक है, ये कुत्ते के काटने से होता है या मंकी या फिर बिल्ली इनके काटने से होता है, ये भी रेबीज डिसीज है, ठीक है, ये भी वायरस है के कारण होती है रेबीज डिसीज है ना, तो ये भी नहीं है। तो क्या है लंग इन्फेक्शन कौन सा दिख रहा है, अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस, तो वायु प्रदूषण से कौन सा रोग हो सकता है, अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following element make e-waste hazardous in nature, कुछ ऑप्शन दिए लीड, एक ऑप्शन दिया है ग्लास,
एक ऑप्शन दिया हमको प्लास्टिक, और एक ऑप्शन दिया हमको आयरन। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व ई कचरे को खतरनाक बनाता है, कचरे को खतरनाक बनाता है। ई कचरे को क्या बनाता है? खतरनाक, हैजार्डस बनाता है। ठीक है, तो तत्व बताना हमको, कौन सा तत्व ई कचरे को या वेस्ट को खतरनाक बनाता है। एक ऑप्शन दे रखा है सीसा, एक ऑप्शन दिया है ग्लास, एक प्लास्टिक और एक आयरन यानी कि लोहा। तो कौन सा तत्व ई कचरे को खतरनाक बनाता है प्रकृति में? ठीक है, तो कौन सा बनाता है? लीड, ग्लास, प्लास्टिक, आयरन। कौन सा बनाता है? लीड बनाता है। कौन सा बनाता है? लीड बनाता है। तो देखो कुछ तत्व रहते हैं, जो अगर अपनी सीमा से अधिक मात्रा में हो तो, बियॉन्ड थ्रेशोल्ड क्वांटिटी, मतलब उनकी जो सीमा है तय सीमा से क्या अधिक मात्रा में हो, सीमा से अधिक मात्रा में या ज्यादा मात्रा में हो तो क्या हो सकता है? ये खतरनाक हो सकते हैं, है ना, तो ये खतरनाक हो सकते हैं। इसमें क्या आता है? एक आता है लीड, तो लीड आता है, तो यही हमारा आंसर है। हमने टिक कर दिया सारे ऑप्शन में। इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट रहते हैं जैसे मरकरी यानी कि पारा, कैडमियम, कुछ तत्व ये भी रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक आर्सेनिक भी रहता है और एक सेलेनियम, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये तत्व रहते हैं ई कचरे को खतरनाक बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ एलिमेंट्स याद रखने। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैक्टस इज अ प्लांट। ठीक है, कैक्टस इज अ प्लांट, कैक्टस कैसा पौधा है? ठीक है, कैक्टस कैसा पौधा है? कुछ ऑप्शन दिया हमको, ए जीरोफाइट प्लांट, ठीक है, जीरोफाइट प्लांट। बी एक्वेटिक प्लांट, बी क्या है? एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, सी माउंटेन प्लांट, सी माउंटेन प्लांट है। डी मैंग्रोव प्लांट, डी क्या है? मैंग्रोव प्लांट, डी मैंग्रोव प्लांट। ठीक है, कैक्टस कैसा पौधा है? ठीक है, कैक्टस को हम बोलते हैं नागफणी भी कहते हैं, नागफणी भी बोलते हैं इसको, कैक्टस को ही नागफणी भी बोलते हैं। कैक्टस कैसा पौधा? एक दिया है जेरोफाइट पौधा, मतलब जेरोफाइट प्लांट, इसको जेरोफाइट भी लिख सकते हैं, हिंदी में शुष्क जलवायु पौधा भी बोलते हैं। ठीक है, डी दिया है एक्वेटिक यानी कि जली पौधा, एक दिया है पर्वतीय पौधा और एक दिया मैंग्रोव पौधा, मैंग्रोव। ठीक है, मैंग्रोव। कुछ ऑप्शंस ये दिए हमको। तो कैक्टस कैसा पौधा है? शुष्क जलवायु पौधा, जली पौधा, पर्वतीय पौधा की मैंग्रोव पौधा? तो कैसा पौधा ये? जीरोफाइट प्लांट, शुष्क जलवायु पौधा। कैक्टस कैसा है? जीरोफाइट प्लांट है, शुष्क जलवायु पौधा। कैक्टस शुष्क पौधा है तो कैसे पौधे रहते हैं? जीरोफाइट प्लांट, जीरोफाइट प्लांट कैसे पौधे रहते हैं? जो कि अनुकूल रहते हैं, किसके अनुकूल रहते हैं? एडेप्टेड टू ड्राई एंड डेजर्ट एरियाज, मतलब कि शुष्क और मरुस्थली एरिया, मतलब कि डेजर्ट एरिया क्या होगा? अनुकूल। शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र की क्या हो? अनुकूल। शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र की क्या हो? अनुकूल रहते हैं। ये क्या रहते हैं? शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र के अनुकूल रहते हैं, एडाप्टेड रहते हैं। ठीक है, तो मतलब जो कैक्टस है ना, वो मतलब कि ऐसे, मतलब कि बहुत सूखे वातावरण में और मतलब कि मरुस्थलीय वातावरण में भी क्या रह सकता है? जिंदा रह लेता है, क्योंकि उसका अनुकूल रहता है। ठीक है, तो ये कम पानी वाली जगह पे भी जीवित रह सकता है। ठीक है स्टूडेंट, जो इसके लीव्स है, जो कैक्टस में लीव्स रहते हैं, आप किस में मॉडिफाइड रहते हैं?
इनटू स्पाइंस। ठीक है, मतलब जो पत्तियां, इसमें जो पत्तियां रहती है, पत्तियां किसका रूपांतरण रहती है? कांटे का रूपांतरण रहती है, कांटे का रूपांतरण रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये बातें कुछ याद रखनी। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है द डार्क डार्क cone shaped, the dark cone shaped cloud is called, the dark cone shaped cloud is called क्या करेंगे? ए ऑप्शन दिया है टोर्नेडो, ए ऑप्शन दिया है टोर्नेडो, बी ऑप्शन दिया साइक्लोन, साइक्लोन यानी कि चक्रवात, सी ऑप्शन दिया लाइटिंग, लाइटिंग यानी कि बिजली, डी ऑप्शन दिया यूरिकेन, यूरिकेन। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या क्वेश्चन दिया, गहरे मतलब डार्क कौन शब्द है? क्लाउड, गहरे शंकु, गहरे शंकु आकार, गहरे शंकु आकार के बादल को क्या कहते हैं? गहरे शंकु के आकार, गहरे शंकु आकार के बादल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये ऑप्शन दिया टोर्नेडो यानी कि बवंडर, बी ऑप्शन दिया साइक्लोन यानी कि चक्रवात, सी ऑप्शन दिया है बिजली लाइटिंग, और डी ऑप्शन दिया है हुरिकेन तूफान। तो क्या कहते हैं इसको? तो गहरे शंकु आकार के बादल को क्या कहते हैं? कौन शब्द क्लाउड को क्या कहते हैं? टोर्नेडो। क्या कहते हैं? बवंडर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के बाद हमारा एनवायरनमेंट की सीरीज भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर वो आपको क्या करना है, बस साइंस की भी लगभग हो ही चुकी थी पूरी, एनवायरनमेंट की भी कंप्लीट हो जाएगी कल। तो आपको सिर्फ नोट्स बना लिए होंगे आपने, या नहीं बना, अभी आपने वीडियो नहीं देखे हमारा तो देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और रिवीजन कर लेना, क्योंकि रिवीजन करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल होता है बिना रिवीजन के सिलेक्शन लेना। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। ओके, जय हिंद, जय भारत।